हेलो दोस्तों, मैं रितिका गुप्ता विज्ञान वृक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करती हूं। इस वीडियो में हम जानेंगे कंप्लीट डिटेल्स अबाउट CSIR नेट एग्जामिनेशन। कौन इस एग्जाम में अप्लाई कर सकता है, क्या एग्जामिनेशन का पैटर्न होता है, क्या आपको स्टाइपेंड मिलती है और साथ में कंप्लीट सिलेबस। इसके साथ हम जानेंगे कि इस एग्जाम को क्वालिफाई करके कैसे आप गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में डायरेक्ट जॉब हासिल कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं इस एग्जाम की एलिजिबिलिटी कंडीशंस। तो इसकी एलिजिबिलिटी, आप इसमें तीन तरीके से, इसमें तीन कैटेगरीज में ये एग्जाम को डिवाइड कर दिया गया है, वो भी हम जानेंगे। अप्लाई करने के लिए मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए या फिर बैचलर्स 4 साल की डिग्री। तो इसमें देखो दो कंडीशंस हैं। मिनिमम मार्क्स, अगर आप 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट डिग्री यानी कि बैचलर्स के अंडर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो मिनिमम आपको 75% मार्क्स चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं 5% का रिलैक्सेशन बाकी सारी कैटेगरी रिजर्व कैटेगरीज को मिलेगा, यानी 70%। और मास्टर्स डिग्री होल्डर्स को मिनिमम 55% मार्क्स चाहिए जनरल कैटेगरी, और रिजर्व जितनी भी कैटेगरीज है सबको 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा। तो ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। और इसके अलावा जो दूसरी है JRF में अप्लाई करने के लिए, तो एज लिमिट जो रहेगी वो मिनिमम 30 इयर्स रहेगी जनरल के लिए और 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा बाकी सारी कैटेगरीज को। लेकिन अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप JRF के लिए अप्लाई कर सकते हैं और PhD के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए नॉट एलिजिबल रहेंगे। लेकिन मास्टर्स के साथ आप तीनों ही चीजों में अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर्स के लिए भी आपको सारी वही सेम एलिजिबिलिटी कंडीशंस, 30 इयर्स आपको मिनिमम एज लिमिट रहेगी जनरल के लिए, प्लस 5 इयर्स मतलब 5 साल का रिलैक्सेशन हर एक कैटेगरी को मिलने वाला है। तो ये सारी एज के क्राइटेरियाज हैं। और साथ में ये जो एज का क्राइटेरिया है ये सिर्फ JRF के लिए है, मतलब 30 इयर्स सिर्फ आपको JRF के लिए चाहिए। अगर आप PhD या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो इसमें कोई भी एज का क्राइटेरिया नहीं है। नो अपर एज लिमिट, आप किसी भी एज के हैं आप असिस्टेंट प्रोफेसर और PhD एडमिशंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन JRF के लिए मिनिमम 30 इयर्स, सॉरी मैक्सिमम 30 इयर्स की एज होनी चाहिए। तो इसके साथ अब हम बात करेंगे कि अगर आप बच्चों को डाउट रहता है कि मास्टर्स के फाइनल ईयर में है या फिर किसी भी डिग्री के फाइनल ईयर में है तो वो लोग क्या अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। आप फर्स्ट ईयर में है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। बस इतनी कंडीशन रहती है, ये जो आपका एग्जाम है क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है, तो जब भी आपका एग्जाम क्लियर हो जाता है उसके बाद 2 साल तक, 2 साल के बाद तक ही आपका सर्टिफिकेट वैलिड रहेगा। तो फिर 2 साल तक आपकी डिग्री कंप्लीट हो जानी चाहिए, बस इतना ही है। अपियरिंग वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, वही इस पेज पे दिया हुआ है और वही मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो कि कैटेगरीज के हैं, वो सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ये जो भी नोटिफिकेशन है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का ही है, तो ऑफिशियल वेबसाइट से भी आप गो थ्रू कर सकते हो। ये सारे इंपॉर्टेंट पेजेस ही मैंने आपके सामने पुट किए हैं। अब जानते हैं कैटेगरीज। 3 कैटेगरीज का एग्जामिनेशन होता है। फर्स्ट JRF होल्डर्स के लिए, और फिर कैटेगरी 2 आती है एडमिशन टू लेक्चररशिप बनने के लिए यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर एंड PhD। एंड लास्ट कैटेगरी 3 जो कि आपकी रिसेंट ईयर में ही अनाउंस हुई थी, दैट इज PhD एडमिशंस ओनली। मैं आपको सजेशन दूंगी कि PhD ओनली कैटेगरी पे आप फोकस मत करिए, उतना कुछ खास बेनिफिट इसका मिलता नहीं है। क्योंकि अगर आप JRF क्वालिफाई करते हैं तो आपको इंस्टीट्यूट की फेलोशिप भी मिलेगी, गवर्नमेंट जो फेलोशिप देती है वो भी मिलेगी, और असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए भी आप एलिजिबल हो जाओगे। जो भी एग्जामिनेशन, जितने भी अलग अलग यूनिवर्सिटीज के फॉर्म आते हैं, हर एग्जाम के फॉर्म भरने के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे और साथ में PhD में एडमिशन तो ले ही सकते हो। और अगर कैटेगरी 2 यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर वाली अगर कैटेगरी में क्वालिफाई करते हो तो या तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर वाले फॉर्म फिल करो, साथ में आपको PhD एडमिशंस भी कहीं पर भी आप ले सकते हो। बस इस केस में क्या रहेगा कि आपको फेलोशिप नहीं मिलेगी, 37,000 पर मंथ की जो फेलोशिप मिलती है वो नहीं मिलेगी। और कैटेगरी 3 में तो सिर्फ आप PhD एडमिशन ले सकते हो, ना ही आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल होते हो और ना ही आपको कोई भी फेलोशिप प्रोवाइड होती है। तो इसलिए मैंने कहा कैटेगरी 3 पर आपको फोकस ज्यादा करना नहीं है, कुछ खास बेनिफिट नहीं मिलता है। तो ये तो हो गई कैटेगरीज। अब इसके बाद जानते हैं कि जो भी हमें फेलोशिप मिलती है, कितनी फेलोशिप मिलेगी। 37,000 पर मंथ प्लस HRA, ये तो आपको मिलेगी पहले 2 साल के लिए। उसके बाद आगे आने वाले 3 साल के लिए आपको SRF में प्रमोट कर दिया जाता है, यानी कि सीनियर रिसर्च फेलो आपके काम के बेसिस पर, और फिर आपकी स्टाइपेंड बढ़कर हो जाती है 42,000 पर मंथ।
और स्टार्टिंग में पहले 2 साल के बाद एडिशन में आपको एनुअल कंटिजेंट भी प्रोवाइड किया जाता है 20,000 का, और ये ही आपको मिलेगा आगे एसआरएफ में भी। तो ये सारी फेलोशिप की डिटेल्स हो गई। और इसके साथ साथ ये वैलिड कब तक रहेगी, जैसे कि अगर जो भी आपने असिस्टेंट प्रोफेसर, जो भी आपने जीआरएफ बनने का सर्टिफिकेट किया है, वो तो असिस्टेंट प्रोफेसर एक बार आपने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, कोई लिमिट नहीं है, वो आपका सर्टिफिकेट हमेशा के लिए वैलिड रहेगा। लेकिन अगर आपका जेआरएफ का सर्टिफिकेट है तो फिर जो स्टाइपेंड आपको मिलनी होती है, तो 2 क्राइटेरिया है, 2 से 3 साल तक आपको वो स्टाइपेंड मिल सकती है, मतलब 2 से 3 साल तक वो सर्टिफिकेट वैलिड रहेगा। 2 साल तक वैलिड रहता है अगर सीएसआईआर आपको स्टाइपेंड दे रही है, और 3 साल तक वैलिड रहता है अगर यूजीसी आपको दे रही है। और ये फिक्स्ड नहीं होता, ये किस्मत के ऊपर है आपकी कि कब सीएसआईआर और कब यूजीसी आपको जो भी स्टाइपेंड मिलने वाली है वो ग्रांट करेगी। ओके, तो आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। अब आगे जानते हैं कि पैटर्न क्या रहता है एग्जामिनेशन का। एग्जामिनेशन का पैटर्न केमिकल साइंसेस के लिए जानते हैं, केमिस्ट्री के लिए जो बच्चे अप्लाई करते हैं, टोटल आपका जो पेपर होता है वो 200 नंबर का होता है। टोटल जो पेपर होता है वो 200 मार्क्स का होता है। 3 सेक्शंस में पेपर होता है, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। पार्ट ए जो रहता है वो जनरल एप्टीट्यूड का होता है, बी और सी ये दोनों पोर्शन जो होते हैं वो सब्जेक्ट कंसर्न यानी कि केमिस्ट्री पूछी जाएगी। पार्ट ए में आपके टोटल 20 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें करने आपको सिर्फ 15 ही क्वेश्चन है। उसके बाद पार्ट बी जो कि केमिस्ट्री का होगा, इसमें टोटल 40 क्वेश्चंस होंगे और करने आपको सिर्फ 35 क्वेश्चंस होते हैं, एक क्वेश्चन 2 नंबर का। सिमिलरली पार्ट ए में भी एक क्वेश्चन 2 नंबर का, नेगेटिव मार्किंग 1/3 होती है। इसी तरीके से पार्ट सी में टोटल 60 क्वेश्चंस होते हैं, 4 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, और साथ में टोटल उसमें अटेम्प्ट करने होते हैं ओनली 25 क्वेश्चंस। तो उसमें नेगेटिव मार्किंग 1 नंबर कटेगा अगर गलत करोगे, और ए और बी पार्ट में 0.5 मार्क्स डिडक्ट होते हैं अगर आप गलत करते हो। तो ये सारा पूरा का पूरा पेपर का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो इस अकॉर्डिंग आपको एग्जाम में बैठना पड़ता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आप देख सकते हो एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए होता है पार्ट नंबर सी। और इसी तरीके से आगे अगर हम इस पेपर के बारे में बात करें, तो क्वालिफाई जो हम करते हैं सीएसआईआर नेट, तो इसमें हम क्या क्या बेनिफिट उठा सकते हैं। पहली चीज, पीएचडी एडमिशन आप ले सकते हो कहीं पर भी, आईआईटीज, आईआईएससी बेंगलोर में, किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आप जाकर के सीधा सीधा स्टाइपेंड उठा सकते हो। एडमिशन भी आपका आसानी से हो जाएगा, क्योंकि फिर आपके पास जेआरएफ होता है। तो फिर आप बहुत ही ज्यादा, आप किसी भी एग्जाम में या किसी भी जॉब के लिए भी जाते हो ना, तो आपको उसमें प्रेफरेंस काफी ज्यादा मिलती है। जिस तरीके से अगर आप एडटेक कंपनीज में भी जाते हो, कंपैरेटिवली आपको सैलरी भी ज्यादा प्रोवाइड करी जाती है अगर आपका जेआरएफ क्वालिफाई होता है तब। इसी तरीके से किसी भी लैब में आप जाके रिसर्च वर्क कर सकते हो, आपको इंस्टीट्यूट के साथ वो फेलोशिप तो मिलने ही वाली है। साथ में मंथली फेलोशिप की बात हमने कर ही ली थी, और एचआरए भी मिलता है। एचआरए अगर आप जिस जगह से कर रहे हो उस पर्टिकुलर सिटी पर डिपेंड करता है, उस सिटी में आपको डिपेंड करता है कितना एचआरए प्रोवाइड किया जाएगा। आगे देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो आप स्टेट यूनिवर्सिटीज में। जैसे कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बोला था, कैसे आप डायरेक्ट गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में जॉब हासिल कर सकते हो। बहुत सी गवर्नमेंट स्टेट यूनिवर्सिटीज जो होती हैं, उसमें सिर्फ जो कंडीशन होती है, आपको सिर्फ जेआरएफ मांगा होता है और डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है, डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं और इंटरव्यू डायरेक्ट निकाल लिया आपने, सीधा आपकी जॉब की पोस्टिंग हो जाती है। तो इस तरीके से बहुत सी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी यही करती हैं, सीधे आपकी जॉब लगती है। और एडटेक कंपनीज में तो आप जेआरएफ अगर आपके पास है, सीधा आपको जॉब मिल जाती है और आपको सैलरी भी अच्छी प्रोवाइड करी जाती है एज कंपेयर टू अदर एम्प्लॉयज। तो ये सैलरी की रेंज गवर्नमेंट कॉलेजेस में लेवल 10 का पे मिलता है। इसी तरीके से प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में 35 से लेके 80,000 तक की आपको आराम से दे देते हैं। ये आपको जेआरएफ का फायदा मिलता है। और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अगर आपने कैटेगरी 2 वाला भी क्वालिफाई किया है तो उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा। हाँ, डिपेंड करता है कि अगर उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में वैकेंसीज हैं तो वो तो ले लेगा आपको आसानी से, लेकिन अगर आपके पास जेआरएफ होता है तो प्रेफरेंस आपको काफी ज्यादा मिलती है एज कंपेयर टू अदर 2 कैटेगरीज। तो आई होप ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम जानते हैं सिलेबस के बारे में। मोस्ट इंपॉर्टेंटली सिलेबस केमिकल साइंसेज में सबसे पहले जानते हैं ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑफिशियल वेबसाइट का ही सिलेबस है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इस सारे सिलेबस की डिटेल्स की चर्चा करें। केमिकल पीरियोडिसिटी मतलब पीरियोडिक प्रॉपर्टीज वाला, स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग, ये जितनी भी है
ये वेस्पर थ्योरी केमिकल बॉन्डिंग वाला पार्ट है। ये जो नंबर 2 पर दिया है, दिस इज व्हाट, दिस इज केमिकल बॉन्डिंग। और केमिकल बॉन्डिंग से हर बार 1 से 2 क्वेश्चंस आते ही हैं पेपर में। शेप ज्योमेट्री से पूछ लेता है। कंसेप्ट ऑफ एसिड बेस, हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस, मतलब कि अगर एचएस, ये देखो मेन ग्रुप एलिमेंट्स, तो ये जो 3 और 4 पे दिया हुआ है ना, ये इन शॉर्ट वो कह रहा है मेन ग्रुप केमिस्ट्री, मेन ग्रुप केमिस्ट्री की बात हो रही है। फिर उसके बाद ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ट्रांजिशन एलिमेंट्स को कोऑर्डिनेशन के अंदर ही वो पुट करता है। तो ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट वाला पार्ट है नंबर 5, ये कोऑर्डिनेशन की बात हो रही है, और कोऑर्डिनेशन का भी अच्छा खासा वेटेज एग्जामिनेशन में होता है। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट नंबर 6 पे जो बात हो रही है, ये इन शॉर्ट बात हो रही है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की। और रीसेंट एग्जामिनेशन को ट्रेंड में देखें तो एफ ब्लॉक छोटा सा टॉपिक है, काफी सारे इससे क्वेश्चंस आते हैं, 10 से 12 नंबर का इस छोटे टॉपिक से पूछा जाता है। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स और ये आगे केजेस एंड क्लस्टर्स, ये जो दोनों दिए हुए हैं ना, इन शॉर्ट बात हो रही है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, ओएमसी के नाम से जिसे आप जानते हो। और फिर 9th नंबर पे ये एनालिटिकल केमिस्ट्री की बात हो रही है, जिससे ज्यादा तो वेटेज नहीं होता, हार्डली 1 या 2 क्वेश्चन होते हैं। आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शंस काफी सारे होते हैं। जैसे कि आपको जब मैंने एग्जामिनेशन का पैटर्न बताया था, तो आप देख सकते हैं सेक्शन सी में 60 में से आपको सिर्फ 25 क्वेश्चन करने होते हैं। सिमिलरली सेक्शन बी में भी आपको 40 में से 35 क्वेश्चंस करने होते हैं। और आपको जेआरएफ निकालने के लिए, अगर रिसेंट एग्जामिनेशन के हिसाब से मैं बताऊं, तो 110 नंबर से अगर आप ज्यादा लेकर आ जाते हो फॉर जनरल कैटेगरी, तो आपका जेआरएफ होने के चांसेस काफी हाई हो जाते हैं। एक्सेप्ट एक जो आपका फरवरी 2025 का पेपर था, उसकी कट ऑफ थोड़ी सी एक्सेप्शनली काफी हाई चली गई थी, 118 नंबर से ऊपर। लेकिन यूजुअली 110 या 112 नंबर से ऊपर में आपका जेआरएफ आसानी से हो जाता है। फिर देखो, ये 10th नंबर पे बात हो रही है बायो इनऑर्गेनिक। और बायो इनऑर्गेनिक जो लास्ट एग्जामिनेशन हुआ था, उसमें तो बहुत हाई वेटेज, लगभग 15 नंबर की बायो इनऑर्गेनिक पूछी गई थी। और ये थोड़े से रट्टाफिकेशन वाले टॉपिक्स होते हैं, तो आप जान सकते हैं कि वो इस तरीके के एफ ब्लॉक और बायो इनऑर्गेनिक छोटे टॉपिक से काफी हाई वेटेज के क्वेश्चंस आ रहे हैं। और ये लास्ट में दिया है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का कैरेक्टराइजेशन बाय एनएमआर ईपीआर। तो ये इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रा आप इन जनरल यहां समझ सकते हैं। 11th नंबर पे बात हो रही है इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रा, इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रा। और ये 12th नंबर पे न्यूक्लियर केमिस्ट्री, जिसे रेडियो एक्टिविटी के नाम से भी जानते हो। तो ये हो गए सारे के सारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉपिक, जिसमें अगर मैं रिसेंट एग्जामिनेशन के पैटर्न को देखकर बताऊं, तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बनते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक आपका मेन ग्रुप हो गया, कोऑर्डिनेशन, ओएमसी, बायो इनऑर्गेनिक और एफ ब्लॉक, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और बाकी के जो टॉपिक्स हैं, पीरियोडिसिटी से कभी क्वेश्चन आता है, कभी वो कुछ क्वेश्चन पूछता भी नहीं है। और बॉन्डिंग से भी कई बार ऐसा होता है कि पेपर में क्वेश्चन आता भी नहीं है। तो ये जो मैंने आपको कुछ टॉपिक्स बताए हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और हाँ, स्पेक्ट्रा से भी क्वेश्चन हर बार आएगा। अब बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के टॉपिक्स की। तो फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे टॉप पर ही दिया हुआ है बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। और ये क्वांटम मैकेनिज्म का पार्टिकल इन अ बॉक्स, और ये जितने भी टाइप्स के होते हैं, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर वाला, इसी तरीके से अप्रोक्सीमेट मेथड्स ऑफ क्वांटम मैकेनिज्म, और ये एटॉमिक स्ट्रक्चर और स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये जो तीनों पॉइंट्स गिवन है, साथ में केमिकल बॉन्डिंग इन डाया एटोमिक्स, ये सब का सब आता है। हक्कल थ्योरी, ये सारी चीजें, ये ओवरऑल ये 4 जितने भी पॉइंट्स है ना, ये पूरी की पूरी क्वांटम, ये कंप्लीट क्वांटम के टॉपिक्स को ही इसने समअप किया है 4 नंबर पे। और ये 5th नंबर पे है केमिकल एप्लीकेशंस ऑफ ग्रुप थ्योरी। तो ये सिंपल सी बात है, ये 5th पॉइंट है ग्रुप थ्योरी के रिगार्डिंग। और ग्रुप थ्योरी से हर बार 2 क्वेश्चंस आ रहे हैं, हर बार 2 से 3 क्वेश्चंस आ रहे हैं। 4 नंबर के 1 से 2 क्वेश्चन, और 2 नंबर में भी 1 क्वेश्चन आ रहा है। 8 से 10 नंबर आपकी ग्रुप थ्योरी से, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूं फिजिकल केमिस्ट्री से, तो क्वांटम है। क्वांटम से लगभग आपका 20 से 25 नंबर का हर बार पेपर में आता है, इससे ज्यादा भी हो सकता है वेटेज। और लास्ट पेपर में तो 10 क्वेश्चंस आए थे क्वांटम अकेले से, तो आप सोच सकते हैं इसकी इंपॉर्टेंस कितनी हाई है। फिर देखो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी, रोटेशनल आईआर रमन एक्टिविटीज, तो ये सारा कुछ लाई करता है फिजिकल स्पेक्ट्रा के अंडर। दिस ऑल लाइज अंडर फिजिकल स्पेक्ट्रा, फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी आप कह सकते हो। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स,
तो ये केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, ये थर्मोडायनेमिक्स जो आपका टॉपिक होता है, तो इसी के ही अंडर सब टॉपिक्स में उसने ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, जैसे कि आप देखिए ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, तो एक तरीके से इक्विलिब्रियम वाला पार्ट भी, केमिकल इक्विलिब्रियम वाला थोड़ा पार्ट भी, और आयोनिक इक्विलिब्रियम भी, और ये देख सकते हो फेस ट्रांजिशन, फेस इक्विलिब्रियम। तो एक तरीके से इस थर्मोडायनेमिक्स के अंडर उसने ओवरऑल सारे इक्विलिब्रियम्स को भी बोल दिया है, इक्विलिब्रियम्स को भी उसने इसी के अंडर मेंशन कर दिया है कि वो भी इंपॉर्टेंट रहेगा। और फिर आगे ये यहाँ खत्म नहीं होते आपके सारे फिजिकल के टॉपिक, आगे भी हैं, आगे भी देखो स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक्स, ये जो स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स है इससे भी 1 से 2 क्वेश्चंस आते हैं हर बार। फिर देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इजी होती है और से एक क्वेश्चन पक्का है, एक क्वेश्चन आपका पक्का है एग्जाम में। और केमिकल काइनेटिक्स तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, 15 से 20 नंबर का आपका केमिकल काइनेटिक्स से आता है, केमिकल काइनेटिक्स से लगभग 15 से 20 मार्क्स का पूछा जाता है भाई पेपर में, तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी केमिकल काइनेटिक्स। फिर कोलाइड्स एंड सरफेसेस, तो ये इन जनरल बात हो रही है सरफेस केमिस्ट्री की, ये बात हो रही है सरफेस केमिस्ट्री की, ये भी इंपॉर्टेंट है लेकिन उतनी ज्यादा नहीं। फिर देखो सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट से भी एक क्वेश्चन आएगा, और पॉलीमर केमिस्ट्री से भी मोलर मासेस वाला, इसके 1 या 2 लेक्चर में आपको वन शॉट लेक्चर विज्ञान वृक्ष में करवा दिया जाता है और उससे बाहर नहीं आता पेपर, उससे बाहर नहीं आता। फिर डेटा एनालिसिस, ये जो इससे डेटा एनालिसिस जैसे कि मीन स्टैंडर्ड डेविएशन, इस तरीके से भी एक क्वेश्चन आपका आ जाता है। तो अगर मैं फिजिकल में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करूं तो एक तो हो गया केमिकल काइनेटिक्स, और इसके बाद जो दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो तो ऑब्वियस ही बात है क्वांटम हो गया, सबसे टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वांटम की है, दूसरे नंबर पे केमिकल काइनेटिक्स आता है। इससे लगभग आप मानो कि 20 से 25 नंबर, ज्यादा भी, इनफैक्ट ज्यादा भी कह सकते हो, 20 से 25 नंबर आपके सिर्फ क्वांटम मैकेनिक्स से ही पूछे जाएंगे, और ग्रुप थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने फिजिकल केमिस्ट्री के बात कर लिए। और फिर लास्टली बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले नंबर पे IUPAC नोमेनक्लेचर, और फिर ये इन जनरल बात करें तो सिंपल है, ये बिल्कुल बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात हो रही है। फिर प्रिंसिपल्स ऑफ स्टीरियो केमिस्ट्री, तो ये जो पॉइंट है ये पूरा का पूरा स्टीरियो का है। और अगर ऑर्गेनिक में हम देखें तो किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक से नहीं होता, क्योंकि ऑर्गेनिक में मिक्स्ड क्वेश्चंस होते हैं, एक क्वेश्चन अकेला से आपका, एक टॉपिक अकेले से आपका नहीं होता, मिक्स्ड ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और जो 3rd नंबर पे दिया है ये एरोमेटिसिटी, बेंजीनॉइड एंड नॉन बेंजीनॉइड, ये इन जनरल बात हो रही है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो एरोमेटिसिटी आप पढ़ते हो उसकी बात करी जा रही है। फिर देखिए इसके बाद ऑर्गेनिक रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स, तो ये रिएक्शन इंटरमीडिएट्स है भाई, 4th पॉइंट पे जो दिया हुआ है, दीज आर रिएक्शन इंटरमीडिएट्स इन जनरल। तो इसमें आप जो पढ़ते हो ना कार्बोकेटायन, कार्बेनायन, फ्री रेडिकल्स, कार्बीन, नाइट्रीन, बेंजाइन, ये सारे के सारे इंटरमीडिएट्स में आप पढ़ते हो। फिर देखो रिएक्शन की मैकेनिज्म इन्वॉल्विंग एडिशन, एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन, इन जनरल यहाँ रिएक्शन मैकेनिज्म की बात हो रही है, ये बात चल रही है रिएक्शन की मैकेनिज्म की भाई, जैसे आप पढ़ते हो उसमें एलिमिनेशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो उस तरीके की रिएक्शन की जो आप सेपरेट थ्योरी पढ़ते हो वो सब इसके अंडर लाई करेगा। कॉमन नेम रिएक्शन एंड रीअरेंजमेंट, भाई कुछ कॉमन नेम रिएक्शन देख के उसने छोटे से में सम अप कर दिया लेकिन बहुत लार्ज नंबर की, ये आप इन जनरल पढ़ते हो नेम रिएक्शंस के अंदर, नेम रिएक्शंस के अंदर पढ़ते हो। और फिर 7th नंबर पे दिया है ऑर्गेनिक ट्रांसफॉर्मेशंस एंड रीएजेंट्स, तो ये रीएजेंट्स पे फोकस करो भाई, रीएजेंट्स का आपका सबसे ज्यादा वेटेज है भाई, रीएजेंट्स का पूरी की पूरी ऑर्गेनिक में हाईएस्ट वेटेज है और सबसे बड़ा टॉपिक यही होता है। और ये अकेला नहीं, ज्यादातर मिक्स पूछा जाता है नेम रिएक्शन और रिएक्शन मैकेनिज्म के साथ। और स्टीरियो केमिस्ट्री का नॉलेज होना ही चाहिए, क्योंकि स्टीरियो केमिस्ट्री से बहुत ज्यादा लास्ट में प्रोडक्ट का फॉर्मेशन ही बदल जाता है। फिर देखो कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक सिंथेसिस, रेट्रोसिंथेसिस की एक सेपरेट ब्रांच है छोटी सी, उससे भी क्वेश्चंस एक ना एक पूछा जाता है पेपर में। आगे बात करें अगर तो यहाँ पे है एसिमेट्रिक सिंथेसिस, कायरल ऑक्सिलरी मेथड ऑफ एसिमेट्रिक इंडक्शन, तो यहाँ पर भी हमसे बात करी जाती है कुछ आपके ऑप्टिकल रिजोल्यूशंस के रिगार्डिंग। और फिर है पेरीसाइक्लिक रिएक्शन, पेरीसाइक्लिक बहुत इंपॉर्टेंट है, पेरीसाइक्लिक भाई इंपॉर्टेंट है, इससे 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं पेपर में और आसान होते हैं। फिर देखो
11th नंबर पे दिया है सिंथेसिस एंड रिएक्टिविटी ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। तो ये मेनली वही बात हो रही है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जिसमें हमारे हेट्रो एटम्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो ये वो केमिस्ट्री है। देखो हेट्रो एटम्स नाइट्रोजन ऑक्सीजन सल्फर कंटेनिंग सिस्टम से बात करी जाएगी। फिर उसके बाद केमिस्ट्री ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स इन जनरल, इसको हम बोले तो आप पढ़ते हो उसे बायोमोलिक्यूल्स के नाम से, इसे आप पढ़ते हैं बायोमोलिक्यूल्स के नाम से, और इससे भी एक क्वेश्चन आता है पेपर में। और लास्टली स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन, ये बात करी जा रही है ऑल इन ऑल जनरल बात करें ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी की, ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रा से। तो इसमें भी 3 ब्रांचेस होती हैं आपकी, IR, UV और साथ में NMR, और इन तीनों से ही क्वेश्चन पूछने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। और अगर मैं ऑर्गेनिक में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करूं, ऑर्गेनिक में अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कहूं तो देखो इसमें तो एक ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रा इंपॉर्टेंट है, रिएजेंट्स तो हमने पहले देखा, देखो पेरिसाइक्लिक भी इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है रिएजेंट्स। और रिएजेंट्स ये तीनों के तीनों ना, ये रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, रिएक्शन मैकेनिज्म और रिएजेंट्स, इनसे कंबाइंड क्वेश्चंस आने के ज्यादा चांसेस होते हैं। जीओसी वगैरह से आपका 1-2 क्वेश्चंस आएंगे, स्टीरियो से भी 1-2 क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन जो सबसे हाईएस्ट वेटेज रखेंगे वो ये तीनों के मिक्स्ड कंसेप्ट के क्वेश्चन। तो ऑर्गेनिक में आपको ध्यान रखना है, ऐसे टॉपिक वाइज कम ही पूछेगा, वो मिक्स करा के पूछने के चांसेस सबसे ज्यादा हाई होते हैं। और अगर जीओसी में भी मैं बात करूं तो इसमें भी एक एसिड बेस केमिस्ट्री होती है, वो सबसे ज्यादा पूछता है, एसिड बेस केमिस्ट्री इसमें इंपॉर्टेंट होती है। और उसके बाद दूसरे नंबर पे आती है इसके अंडर एरोमेटिसिटी, दूसरे नंबर पे एरोमेटिसिटी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये हो गया सिलेबस का सारा डिटेल्ड एनालिसिस, ये सारा का सारा सिलेबस का हो गया डिटेल्ड एनालिसिस। और लास्ट में ये कुछ आपके इनडिसिप्लिनरी टॉपिक आप समझ सकते हैं, मिसलीनियस टॉपिक्स, जो कि हाई वेटेज के तो नहीं होते हैं, जैसे सुप्रा एनवायरमेंटल मेडिसिनल, इसमें आप ज्यादा फोकस ना भी करें तो आपके JRF को अटेन करने में ज्यादा कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं, हार्डली इससे 1-2 क्वेश्चंस आते हैं और उसमें आपको इतनी चॉइसेस हैं। तो उसी तरीके से आप बाकी के सिलेबस पे फोकस करके आराम से JRF को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो आई होप आपको इस वीडियो में सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू सो मच।